सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और लघु कथा पाठ, जनसंचार, जनमंथन समूह के सभी सदस्यों, दर्शकों और सहभागी लघु कथाकारों को शेख शहजाद उस्मानी का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। दोस्तों, शब्द, सुर, लय और ताल ही हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है। तो हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है शब्दांजलि, स्वरांजलि, लता गीत संगीत संग लघु कथाएं। फेसबुक समूह लघु कथा पाठ जनसंचार जनमंथन नए वर्ष में सृजित समूह की पहली गतिविधि का पहला लाइव। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के प्रति खिराज अकीदत पेश करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लघु कथा परिवार की ओर से एक नवीन प्रयास, नवीन परिकल्पना के अनुसार एक उदाहरण, एक सैंपल लाइव कार्यक्रम हम आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सहभागी लघु कथाकारों, गूगल और यूट्यूब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जयपुर से वरिष्ठ साहित्यकार जनाब लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी लिखते हैं, कोकिल कंठी सुर सम्राज्ञी भारत की पहचान बनी, भारत रत्न अलंकृत से जो भारत माँ की शान बनी। मधुर स्वरों को देकर जग में रुख आनंद को मोड़ गई, स्वर पुष्पों की बगिया महका नश्वर तन को छोड़ गई। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मशहूर कवित्री मोहतरमा अंजुमन मंसूरी आरजू साहिबा अपनी गजल में कुछ अशार इस तरह से पेश करती हैं। आंखें हैं अश्क बार तबस्सुम उदास है, आंखें हैं अश्क बार तबस्सुम उदास है, अल्फाज चुप हैं और तकल्लुम उदास है। मूशिकी बिन तेरे ना रही मेरी जीस्त में, टूटा है दिल का साज तरन्नुम उदास है। आगे अंजुमन आरजू जी कहती हैं, खुशबू सिफत सदा तेरी मौजूद है यहीं, खुशबू सिफत सदा तेरी मौजूद है यहीं, लेकिन तेरे बगैर ये कुमकुम उदास है। खुशबू सिफत सदा तेरी मौजूद है यहीं, लेकिन तेरे बगैर ये कुमकुम उदास है। तो इस इजहार के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम,
तो इस कार्यक्रम की पहली लघु कथा प्रस्तुत है मुखाग्नि, लेखक शेख शहजाद उस्मानी। आज सुबह उस चाय की गुमटी पर गर्मा गर्म चाय पीते पीते कुछ मुखों से शब्दों के अग्नि बाण से निकल रहे थे। अरे सुना तुमने, मजहब की बंदिशें तोड़ गरीब दोस्त संतोष को मुस्लिम युवक रज्जाक ने कल मुखाग्नि दी। यह सुनकर एक पंडित जी बड़बड़ाने लगे। सारा अंतिम संस्कार अपवित्र हो गया, पता नहीं आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। इस पर एक शिक्षित युवक बोला, अरे ये सब वो धर्मांतरित मुसलमान हैं जो आज भी अपने मूल धार्मिक कर्मकांड गर्व से करते हैं। तभी एक दाढ़ी वाले ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, सही कहते हैं हमारे चच्चा जान, इस्लाम संकट में है। एक छिछोरे ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मुझे तो लगता है उसकी पत्नी से पहले से कोई यारी रही होगी। इन बातों को सुनकर चाय वाला बोला, छोड़ो भैया, रात गई बात गई, आप तो चाय पियो, मेन बात तो समझ नहीं रहे, मुंह चलाए जा रहे। सारे जग के रखवाले हो, सारे जग के रखवाले, निर्भर खबर देने अब इस कड़ी में आज हम अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सहभागी साथी पटना बिहार की बहुमुखी प्रतिभा की धनी साहित्यकार अनीता मिश्रा सिद्धि जी की लघु कथा। शीर्षक है अमृत कलश। लघु कथा इस प्रकार है। उठो नेहा, सुबह हो गई। महेश ने प्यार से जगाया। अरे तुम्हें तो बुखार है। नेहा बताया नहीं, कैसे भोग प्रसाद बनाओगी? दादी माँ तो घर सिर पर उठा लेंगी। नई दुल्हन के आने से घर में काफी रौनक थी। पोते की बहू को देखकर दादी भी बहुत खुश थी। दादी ने महेश से कहा, तेरी बहुरिया तीज त्योहार करती है ना? हमारे यहाँ के सभी रस्म रिवाज उसे समझा देना, नहीं तो कुल देवता का कोप सहना पड़ेगा। गर्मी के दिन थे। नेहा काफी थक चुकी थी। उसका मन अब आराम करने को हो रहा था। नेहा बेटी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। कल पूरे दिन उपवास कर रात को तुम्हें खीर पूड़ी बनाकर भोग लगानी है। उसके बाद ही भोजन करोगी तुम। नेहा की तो जान पर बनाई। आंखों से आंसू बह निकले। मायके के छोले भटूरे, आइसक्रीम याद आ रहे थे। ससुराल की यह कैसी रस्म रिवाज है। उसे लगा वह एक जेल में बंद है। तभी सासू माँ अंदर आई। नेहा का उतरा चेहरा देखकर बोली, बहू चिंता मत करो, तुम फलाहार ले लो,
मैं तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देती हूँ। दादी माँ को पता भी नहीं चलेगा। जी माँ जी। भोग भी मैं बना दूंगी, तुम अपने हाथ से लगा देना, कुल देवता खुश हो जाएंगे। भगवान भाव देखते हैं, उपवास नहीं। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके का दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। आइए सुनते हैं अब अगली लघु कथा, जिसे हमने लिया है कानपुर की मशहूर लघु कथाकार आदरणीय सीमा सिंह जी की। शीर्षक है मायका। लघु कथा इस प्रकार है। रिक्शा रोकना जरा। भाई को राखी बांधकर वापस लौटते समय गुमसुम नंदिनी अचानक बोल पड़ी तो पतिदेव चौंक उठे। क्या हुआ, कुछ भूल आई क्या? पति कुछ और बोलते, तब तक रिक्शा रुक गया था। किसी जादू के वशीभूत सी नंदिनी रिक्शे से उतरी और कुछ ही पलों में वह रेलवे पटरी के उस पार बरगद से बिल्कुल सटे हुए एक खाली प्लाट में खड़ी थी। अवाक पति भी लगभग भागते हुए पीछे पीछे भाग आ पहुंचा। क्या बचपना है नंदिनी। घड़ी की तरफ नजर डालते हुए पति ने झुंझलाते हुए कहा, ट्रेन छूट जाएगी, समय हो गया है। पर नंदिनी तो जैसे किसी और लोक में थी। बस वह वहीं नीचे बैठ गई और दोनों हाथों से जमीन सहलाने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर अब पति का पारा चढ़ गया। नंदिनी को झंझोड़ते हुए भड़का, तुम ये क्या कर रही हो? जवाब में नंदिनी की आंखें भर आईं। अब भी वह कुछ न बोली, बस जमीन सहलाती रही। अचानक तुम्हें हो क्या गया है नंदिनी? पति की आवाज में परेशानी थी। ये ये वही प्लाट है जो बाबा के बाद हम दोनों बहनों को ब्याहने के लिए भैया को बेचना पड़ा था। नंदिनी बमुश्किल बोल पाई। उसका जवाब सुनकर पति सकपका गया। वह कुछ बोला तो नहीं, पर नंदिनी की बाह पर से उसकी पकड़ कमजोर जरूर हो गई। माँ यहाँ अपना घर बनाना चाहती थी। एकाएक नंदिनी ने वहीं पास पड़ी हुई सूखी लकड़ी उठाई और प्लॉट के दूसरे छोर पर जा खड़ी हुई। पति हतप्रभ उसे उस ओर जाते हुए देखता रह गया। ये यहाँ पर माँ की रसोई, यहाँ पूजा घर, ये माँ बाबा का कमरा और ये भैया का कमरा। प्लॉट के छोर से लकड़ी से भुरभुरी मिट्टी पर नक्शा उकेरती हुई वह पीछे खिसकती आ रही थी। और ये रहा हम दोनों बहनों का कमरा। इससे आगे वह कुछ कहती कि पति से टकरा जाने से वह लड़खड़ा गई। पति ने फौरन उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। चलो नंदिनी, यहाँ से चलो। अब न माँ है, न बाबा रहे, और ये प्लॉट भी अब तो
अपना नहीं है। पति ने नंदिनी को अपने सीने में समेट लिया। सब समझती हूँ, पर जरा सा रुक जाओ ना, 2 पल, बस 2 पल इस मायके का सुख और ले लूं। बुदबुदाते हुए दोनों मुट्ठियों में प्लॉट की मिट्टी समेटे नंदिनी की नजरें जमीन में उकेरे नक्शे में मायका तलाशती जा टिकी। बाबुल प्यारे, रोए पायल की चमचम, बशित के सासू की सरगम, नित दिन तुझे पुकारे मन। बाबुल प्यारे। अब दोस्तों, इसी क्रम में अगली लघु कथा एक बार फिर हम ले रहे हैं। लघु कथाकार आदरणीय अनीता मिश्रा सिद्धि जी की, जिन्होंने सबसे पहले हमें प्रविष्टि भेजी पटना बिहार से। शीर्षक है भोग। ये क्या हुआ यार, अचानक लॉकडाउन। हमने तो कुछ सामान भी तैयार नहीं रखा और ना ही हम दोस्तों को ठीक से खाना बनाना आता है। अपने फ्लैट के कमरे में 4 दोस्तों के बीच बैठा राजा बोल रहा था। अरे सबसे बुरा हाल है तो अमन का है। क्यों, क्या हुआ? अपनी माँ को लेकर इस शहर में आया था, कुछ दिन साथ रखेगा और थोड़ा माँ को घुमा फिरा कर भेज देगा। पर ये लॉकडाउन, इस कोरोना ने तो तबाही मचा दी। बस घर में रहना है सभी को 21 दिन। अमन भी कमरे में आ चुका था। क्या हाल है, माँ कैसी हैं? राजा ने पूछा अमन से। चेहरे पे साफ मायूसी झलक रही थी। उदास मत हो यार, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। अमन और उसकी माँ अलग एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। खाना मेस में साझा ही बनता था। सभी आपस में पैसे मिलाकर कुक को दे देते थे, बर्तन साफ करने वाली बाई को भी। अब सभी काम करने वाले छुट्टी पर अपने घर चले गए। कुछ ही पल में शहर मरघट के समान हो गया था। सूनी सड़कें, बस सड़कों के किनारे बत्तियां जलकर कुछ राहत दे रही थीं। दूसरे कमरे की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। अमन की माँ को, वो शाकाहारी थी, यहाँ तक कि मांसाहारी चूल्हे का बना भी खाना गंवारा नहीं। अमन मुझे ले चल, कहाँ है तेरा किचन? अमन के पसीने छूटने लगे। क्यों माँ, क्या करना है? आप अपनी पूजा पाठ करो, हम सब मिलकर कर लेंगे। बेटे, मैं माँ हूँ और देवी माँ का त्योहार चल रहा, तुम सभी को बनाकर खिलाऊंगी, यही मेरी पूजा होगी। अमन ने खुश होकर दोस्तों को बताया। सभी बोले, आंटी आज पूरी खीर बनाओ। थोड़ी देर में देवी माँ को पूरी खीर की भोग लग चुका था। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, तू कितनी अच्छी
अब दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और लघु कथा। शीर्षक है देसी औरत। लेखक शेख शहजाद उस्मानी। कड़ाके की सर्दी में सर्दी बुखार से पीड़ित गर्भवती औरत कंबल ओढ़े हुए जोर जोर से करा रही थी। रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की के पास ही एक कोने में अपने पति के साथ वह देर रात से बैठी हुई थी। क्यों रे, अपनी लुगाई को सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहा? रात भर से करा रही है, अब तो ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगा। एक कैंटीन वाला दूर से ही चिल्लाकर बोला। पति खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, फिर ठिठुरते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। औरत लगातार करा रही थी। उसने इशारों से पति को परेशान न होने को कहा। कुछ ही पलों में पति की गहरी नींद लग गई। पत्नी के अंदर की औरत जागी। उसने अपने कंबल से पति को भली भांति ढांक दिया और वापस अपनी जगह जाकर बैठ गई। पतली सी पुरानी साड़ी का पल्लू समेटती हुई वह फिर जोर जोर से कराहने लगी। कुछ ही देर में कू कू की आवाज करता हुआ एक कुत्ता ठिठुरता हुआ सा पति के नजदीक आया और कंबल के नीचे छिप गया। टिकट खिड़की पर एक आधुनिक सी शिक्षित महिला उस औरत को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पति ने इशारा करके उसे रोककर टिकट खिड़की पर ही खड़े रहने को कहा। वह औरत अब भी जोर जोर से कराह रही थी। उसके पति की खर्राटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुत्ता कंबल के नीचे ही छिपा सो रहा था। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। और अब कार्यक्रम के अंत में एक रोचक लघु कथा हम आपको सुना रहे हैं। शीर्षक है बाजीगर। लेखक शेख शहजाद उस्मानी, यानी कि मैं स्वयं। प्रविष्टियां कम आने के कारण इन लघु कथाओं का चयन हमको करना पड़ा। एक अभ्यास के तौर पर पहला उदाहरण वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। तो सुनिए लघु कथा बाजीगर। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? प्रकृति उसे चढ़ा चढ़ाकर एक हिट हिंदी फिल्मी गीत गुनगुनाने लगी। उसने तुरंत साहित्यिक प्रकृति प्रेम कविताओं की वह किताब पढ़ना बंद कर अपने चश्मे को उतारा और अपनी हैंडबैग से छोटा आईना निकालकर अपना बोलता चेहरा उसमें देखने लगी। फिर रुमाल से पसीना पोंछते हुए वह प्रकृति से बोली, पढ़ा है, मेरी जान नजर से पढ़ा है। बताऊं मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है? वही तो लिखा है जो तेरे चेहरे पे हमने लिखा है। प्रत्युत्तर में प्रकृति बोली, तो फिर यह बता कि तुम लोग बाजीगर या मैं? तुम्हारी ये कवि, ये किताबें, या मैं?
हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तो दोस्तों, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए लघु कथा परिवार की ओर से ये थी शब्दांजलि, स्वरांजलि, लता गीत संगीत संग कुछ लघु कथाएं। इन लघु कथाओं के शीर्षक थे मुखाग्नि, अमृत कलश, मायका, भोग, देसी औरत और बाजीगर। लघु कथाकार थे आदरणीय अनिता मिश्रा सिद्धि जी, आदरणीय सीमा सिंह जी और मेरी कुछ लघु कथाएं। फिल्में थी हम दोनों, जो कि 1961 में आई थी, सरस्वती चंद्र, जो कि 1968 में आई थी, जॉनी मेरा नाम 1970 की, राजा और रंग 1968 की और प्यासा सावन 1981 की। और एक और फिल्म थी अनपढ़, जो कि 1962 की थी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, इंदिवर, आनंद बख्शी, संतोष आनंद और राजा मेहदी अली खां। संगीतकार थे जयदेव, कल्याण जी आनंद जी, वीरजी शाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मदन मोहन। एक बार फिर सभी सहभागी लघु कथाकारों को, गूगल को और यूट्यूब को हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो अब शेख शहजाद उस्मानी को अनुमति दीजिए। अनुमति लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2022 से हमने फ़ेसबुक पर लघु कथा पर समर्पित लघु कथा के लिए लघु कथा पाठ, जनसंचार, जनमंथन पेज और समूह शुरू किया है। इसी तरीके से हाइकू पाठ और काव्य पाठ का भी पेज और समूह फ़ेसबुक पर है 1 जनवरी 2022 से। लघु कथा के इस समूह पर हम कुछ हटकर कुछ नया करने की चाह में ऐसा कोई कार्यक्रम देना चाह रहे थे, तो समसामयिक विषयों को लेते हुए लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये एक उदाहरण के रूप में हमने आपके समक्ष पेश किया है। हमें उत्कृष्ट और सार्थक लघु कथाओं की आवश्यकता थी, उनका इंतज़ार हमें रहा, लेकिन हमें उदाहरण प्रस्तुत करना था, तो जिन सहभागियों ने हमें प्रस्तुत की, हमें भेजी, उन पर ही आधारित हमने ये कार्यक्रम आपके समक्ष पेश किया। आगे इसी तरह के और प्रयास हम कर सकते हैं, बशर्ते हमें आपसे प्रतिक्रियाएँ मिलें, सुझाव मिलें और एक टीम के बिना हम कोई बड़े काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें टीम की भी आवश्यकता है। मिलते हैं अगली प्रस्तुति के लिए। अलग-अलग लघु कथाओं का पाठ या समीक्षाएँ भी हम इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे और समय-समय पर हम अपने वरिष्ठजन को आमंत्रित भी करेंगे, जिसकी सूचना हम समय-समय पर देते रहेंगे। तो अब अनुमति दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। फ़ेसबुक के दर्शक, यूट्यूब के दर्शक और सोशल मीडिया के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, सुनने के लिए। हमें इंतज़ार है आपकी टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं का। तो अब इजाज़त चाहूँगा। बहुत-बहुत नमस्कार, अभिनंदन।
शेख सजाद उस्मानी की ओर से।